नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, आज का चैप्टर नंबर 7 है अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रोशन के रुपए। दोस्तों, पहले स्टोरी क्रिएट होती है, आप सभी को पता है। रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबाकर रखा था। उसने एक नया सीढ़ी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ था और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है, एक रोशन नाम की एक लड़की है जो अपने दादाजी से बात कर रही है और उसने दादाजी ने उनको नोट दिए, ठीक है, पैसे जो होते हैं वो दिए। और जब वो पैसे को देखती है तो उसके दाहिनी तरफ राइट साइड में महात्मा गांधी जी की फोटो है और फिर उस पर शेर भी बना हुआ है। तो वो सोचना स्टार्ट कर देती है कि ये जो शेर है ये कहाँ से आया है और उस पर क्यों बना हुआ है। तो यहीं से हमारी पूरा चैप्टर का एक थीम बन जाता है। तो देख लेते हैं कि आगे क्या क्या है। इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोग शेर ये देखते भी होंगे अगर आपके पास पैसे होंगे। अगर आप अभी भी चेक कर सकते हैं। चलिए, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। दोस्तों, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, अगर आपके पास नोट होंगे तो उसके दूसरी तरफ एक तो फ्रंट साइड होती है, उसकी पिछली साइड में ये भी इनकी फोटो दी होती है। दोस्तों, ये जो बनाया गया है इसका काफ़ी बड़ा लंबा इतिहास रहा है। और ये जो शेर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन पत्थरों को काटकर बनाया गया है, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया है। इसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है और चैप्टर नंबर 6 में हमने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पे है, वो दोस्तों वाराणसी में है, ठीक है, वाराणसी यूपी में है। तो चलिए, इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इससे पहले कि हम ये जाने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उन्हें राज्य को साम्राज्य क्यों कहा गया। दोस्तों, यहाँ पे अशोक की बात की जा रही है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्तंभ भी बनाए, पत्थरों पर अभिलेख भी उत्कीर्ण करवाए और जो भी उन्होंने अभिलेख लिखवाए या फिर उसमें बताए गए वो क्यों किए गए, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। और दोस्तों, जो पहले साम्राज्य थे, जो पहले राज्य थे, वो साम्राज्य क्यों कहे जाने लगे, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य, यहाँ कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति के ने चंद्रगुप्त की सहायता की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलती हैं। दोस्तों, ये जो यहाँ पे लाइनें आ रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लाइनें आ रही हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है और आपको ये आनी ही चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी और ये किसकी सहायता से की थी और कब की थी, 2300 साल पहले की बात है ये। और चाणक्य, इनका नाम पूछा जाता है चाणक्य। विष्णुगुप्त भी बोलते हैं इनको, कौटिल्य भी बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो चालें होती थी, ये जो भी स्ट्रैटेजी बनाती थी वो बहुत ज़्यादा कौटिल्य होती थी, इसलिए इनका नाम कौटिल्य पड़ा था, क्योंकि इनकी चालों को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था। और दोस्तों, यहाँ पे बात की जा रही है, चाणक्य ने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। दोस्तों, यहाँ पे अर्थशास्त्र जो बताया गया है ये पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। तो इस किताब के बारे में भी कई बार पूछ लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट को साथ साथ में करते जाएं तो अच्छा रहेगा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। वंश, यहाँ पे वंश शब्द की बात की जा रही है। तो वंश होता क्या है, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। तो आप लोग इस क्रम को भी याद कर सकते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। दोस्तों, इसमें साम्राज्य पाटलिपुत्र पटना का नाम है। उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगरों, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने वाले मार्ग, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा
जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग अलग भिन्न 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 यहाँ पे भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक पहनते थे। दोस्तों यहाँ पे लाइफस्टाइल के बारे में बताया हुआ है कि लोग किस तरह से रहते थे, क्या करते थे। साम्राज्य में बहुत सारे नगर थे और यहाँ पे बताया गया है कि जो साम्राज्य थे उनकी राजधानियों की बात की है, चाहे वो पाटलिपुत्र हो, उज्जैन हो, तक्षशिला हो। फिर यहाँ पे बताया गया कि व्यापारी भी थे उस समय, सरकारी अधिकारी भी थे, शिल्पकार भी थे, तो किसान भी थे, पशुपालक भी थे। वो किस तरह से अलग अलग भाषाएं बोलते थे इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिन जगहों पर अशोक ने शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है और इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक ने अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन कौन से मौर्य साम्राज्य थे जो बाहर से आए थे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, यहाँ पे जो रेड कलर वाले हैं तो वो अशोक द्वारा साम्राज्य शासन किया गया। जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, कंधार हो, लंपक हो, ठीक है, ये सब कुछ जो भी है डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ये सारे शासित थे अशोक के द्वारा। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं राज्य जो थे वो साम्राज्य से कैसे भी थे। बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ इसे ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे, उनकी रक्षा के लिए भी बड़ी बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होती थी। दोस्तों अब जो साम्राज्य थे वो राज्य स्टेट से बड़े हो गए थे। अब स्टेट की रक्षा करने के लिए उनको सेना भी रखनी पड़ती थी और इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। अब बड़ी सेना है तो फिर उसके लिए बड़े संसाधन ही चाहिए। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की जरूरत होती थी। अब वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए भी उनको अधिकारियों की जरूरत होती थी। तो ये सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है कि राज्य कैसे कैसे विभिन्न थे। अब बात करते हैं साम्राज्य का प्रशासन। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन, क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था और पूरे एक साथ शासन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इसलिए उसका पार्ट कर देते थे कि इस पार्ट में ये, यहाँ पे ये शासन करेंगे और यहाँ पे ये शासन करेंगे। पाटलिपुत्र या फिर उसके जो आसपास के इलाके थे उसमें जो सम्राट होता था, उसमें जो राजा होता था, उसका सीधा कंट्रोल होता था। इसका मतलब ये भी होता था कि इलाके के गाँवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों और शिल्पकारों, व्यापारियों से जो भी कर इकट्ठा किए जाते थे उसमें राजा को वहाँ पे लोग जो थे वो नियुक्त करने पड़ते थे ताकि टैक्स जो वो ले सके। एक साथ सभी जगह शासन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो ये था इसमें, ये राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। दोस्तों जैसे जो लोग टैक्स वगैरह नहीं देते थे, फिर जो अधिकारी नियुक्त किए होते थे वो उनको पनिशमेंट भी देते थे। इसमें कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। दोस्तों जो अधिकारी होते थे या फिर संदेशवाहक होते थे वो क्या करते थे, जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे अगर आपने कोई मैसेज भेजना हो तो मोबाइल के थ्रू या फिर आपने कोई चिट्ठी भेजते थे जैसे पहले, तो उसी तरह से पुराने समय में एक मैसेज को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए लोग होते थे। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो जासूसी करते थे ताकि राजा का जो शासन है वो बचा रहे, वो सुरक्षित रहे। और जो सम्राट होते थे वो सबसे बड़े होते थे, वो राज परिवार से होते थे, बड़े बड़े परिवारों से होते थे और वो अपने मंत्रियों के सहायता से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर उनका वजीर हो, कुछ भी हो, तो वो उनके सहायता से शासन करते थे, वो उनकी पूरी हेल्प लेते थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र एवं प्रांत थे। इन तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र इससे इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। दोस्तों जो मौर्य साम्राज्य था उसमें उसके अंदर ही बहुत छोटे छोटे, जैसे आपने देखा होगा अगर मान लो कोई स्टेट है तो उसके अंदर छोटे छोटे गांव होंगे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वो प्रांत होते थे और इन पर तक्षशिला या फिर उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों पर शासन किया जाता था। तो जो तक्षशिला थी या फिर उज्जैन थी, ये कैपिटल्स बनाई होती थी, इन पर शासन किया जाता था। और पाटलिपुत्र पर भी जो पाटलिपुत्र था जिसकी मैंने पटना की बात की है,
तो उन क्षेत्र पर राजाओं का सीधा कंट्रोल होता था और वहाँ पे गवर्नर वगैरह नियुक्त किए जाते थे। राजकुमार जो होते थे गवर्नर या फिर राज्यपाल बनाकर भेजते थे ताकि शासन जो अब अच्छे तरीके से हो सके। पर ये भी था कि वहाँ के जो नियम होते थे या रूल्स या रेगुलेशंस होते थे उनको फॉलो किया जाता था लोकल लेवल पे। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों पर, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहां से जो भी संसाधन कर्ज या भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा गया है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने देखा चुंगी वगैरह काटते हैं, ठीक है, उसी प्रकार से वहाँ पे लोग होते थे और बस उनका संसाधनों पर कंट्रोल होता था और वो लोगों से टैक्स वगैरह लेते थे, नजराने वगैरह लेते थे। और यहाँ पे बताया गया है कि उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए फेमस था, ये अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया है, और दक्षिण जो साउथ इंडिया है वहाँ सोने और कीमती पत्थरों के लिए फेमस था। ठीक है, तो नजराने की बात की गई है तो नजराने को देख लेते हैं। यहाँ पे नजराना क्या है। यहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप से जब संभव हो इकट्ठा किया जाता था। दोस्तों जो टैक्स होता था वो रेगुलर बेसिस पे लिया जाता था, लेकिन जो नजराना होता था वो रेगुलर बेसिस पे नहीं लिया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्राय ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से देते थे। और ये जो नजराने थे ये उन्हीं लोगों से लिए जाते थे जिनकी अपनी खुद की इच्छा होती थी, खुद देना चाहते हो। ठीक है, अब बात करते हैं राजधानी में सम्राट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसे आप देख लीजिएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। दोस्तों मेगास्थनीज यो है, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कौन चंद्रगुप्त के दरबार में आया था राजा, फिर या फिर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि राजा सेल्यूकस निकेटर का कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, तो वो था मेगास्थनीज। तो आप लोगों ने सिंपल याद रखना है कि मेगास्थनीज जो था वो यूनानी राजा जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उसका वो राजदूत था और वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज ने जो कुछ भी लिखा है इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। जहां थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने लिखा था। चलिए, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उन्हें अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता है। राजा सामान्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या न करने की कोशिश करे। उनके खाना खाने से पहले खासकर उनके नौकर खाने को जगते थे। वह लगातार 2 रात एक कमरे में नहीं सोते थे। दोस्तों यहाँ पे बताया गया, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री आते हैं या फिर हमारा कोई बड़ा नेता आता है तो उसमें उनके अंगरक्षक होते हैं, उनके बॉडीगार्ड होते हैं। उसी प्रकार से प्राचीन समय में भी ऐसे था कि जब सम्राट आता था तो उन्हें सोने की पालकी में लेके आया जाता था। उनके फिर बॉडीगार्ड भी होते थे और जो कि हाथियों पे सवार होते थे, अंगरक्षक भी होते थे। और यहाँ पे जो चक्कर लगाते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ड्रोन होता है आजकल, ड्रोन के माध्यम से पूरी पिक्चर्स ली जाती है, पूरी सुरक्षा का इंतजाम देखा जाता है। तो उसी प्रकार से उस समय तोते वगैरह होते थे या फिर पक्षी वगैरह होते थे जो कि इस तरह से चक्कर लगाते थे। उनको सिखाया जाता होगा और हथियारबंद महिलाओं से वो घिरे होते थे राजा, और उनको ये डर रहता था कि कोई हमें मार न दे। ठीक है, क्योंकि वो राजा होते थे कि जब उनको कोई मार देगा तो फिर कोई दूसरा इंसान शासन करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए उनके मन में डर रहता था। और कभी भी वो जब भी खाना बनता था तो सबसे पहले नौकरों को चखाते थे ताकि कहीं उसमें विष वगैरह या फिर कोई ऐसी पदार्थ तो नहीं मिला दिया जिसकी वजह से राजा की मृत्यु हो जाए। और वो कभी भी वो एक कमरे में 2 दिन नहीं रहते थे, वो हमेशा ही चेंज करते रहते थे। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि पाटलिपुत्र, ये भी पूछ लेते हैं कि पाटलिपुत्र किसका नाम है, तो वो है आधुनिक पटना का। ठीक है, ये एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ये एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी कच्ची ईंटें से बना है। राजा के महल भी काठ से बना है जिसे कि पत्थर के नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए वन बसेरों से घिरा हुआ है। यहाँ में पाटलिपुत्र की खूबसूरती के बारे में बताया गया कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उसमें 570 बुर्ज थे, दरबार थे, 3 मंजिला वहाँ पे घर होते थे, लकड़ी थे, ईंटें थे, सब कुछ इसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस राजा द्वारा खाना खाने से पहले खासकर नौकर उस खाने को क्यों चाहते थे, तो कि कहीं उसमें कुछ विष वगैरह या फिर उससे मारने के लिए कुछ डाला तो नहीं है।
पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। और अंत में जंगल वाले इलाके थे, वहां रहने वाले लोग काफी स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दी। ठीक है, जो जंगलों में रहते थे उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वो राजा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वन से, फॉरेस्ट में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो राजा के लिए प्रोवाइड करवाई। अशोक एक अनोखा सम्राट, यहां से अब चैप्टर स्टार्ट होता है, यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। जो वो अशोक था वो सबसे फेमस था और दोस्तों इसने बहुत अच्छे काम किए जिसकी वजह से इनको आज भी जाना जाता है। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे बताया गया कि अशोक जो सबसे फेमस राजा था मौर्य वंश का, और इसमें यह भी बताया गया कि सबसे पहले जो शुरुआत की गई है अभिलेखों की, जो शुरुआत की गई है मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो अशोक के द्वारा की गई थी। और इसमें यह भी बताया गया जो उनके अभिलेख हैं, अभिलेख जो वो प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अब ये जो आ रहा है आपके पास कलिंग युद्ध, दोस्तों कलिंग युद्ध जो हुआ था इसमें मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इसमें राजा जो अशोक राजा था, ठीक है, उसने जब वहाँ पर अत्याचार देखा, उसने वहाँ पे जो निर्दोष लोगों को मरते हुए देखा, तो उसका जो दिल था वो पिघल गया और उसने फिर युद्ध जो करने की जो उसके मन में भावनाएं चल रही थी उसने उसको खत्म कर दिया। और दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो 261 BC को। ठीक है, इस डेट को आप याद रख लें। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। दोस्तों मैंने पहले बात की है, अशोक को इसलिए भी फॉलो किया जाता है क्योंकि वो फिर जब उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया था तो वो शांति की तरफ जाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई भी हर लोग जो अब उनको जीने का पूरा अधिकार है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनको जीना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उनको फॉलो करते हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, जो काम प्यार से हो जाते हैं वो लड़ाई से नहीं होते हैं। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हिस्ट्री में। चलिए, यो लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं। वह युद्ध में या तो मारे जाते हैं या फिर अपने परिजनों द्वारा खो दिए जाते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि मैं दम पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि दम के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो देखिए, आप लोगों ने क्लियर मैसेज यहाँ पे अशोक के द्वारा दिया गया कि युद्ध नहीं करना चाहिए, और उन्होंने अपने मैसेज जो थे वो उत्कीर्ण करवा दिए थे ताकि भविष्य में वो सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियां इनसे सीख ले सकें। तो मेरा भी यही मानना है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जैसी परिस्थितियां हो वैसे भी चलना पड़ता है। इसके बदले उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि दम को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन हुआ। दम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दम शब्द संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृतिक रूप है। ठीक है, दम जो है वो किसका प्राकृतिक रूप है, संस्कृत भाषा का ही है। चलिए अब यहां पे देखते हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी बन जाता है, कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, देख लेते हैं। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंग जो है वो कहाँ पे है, तटवर्ती उड़ीसा, उड़ीसा का ये नाम है। ठीक है, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा होगी। उन्हें निर्णय लिया कि भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। अब बात करते हैं जो दम की उन्होंने बात की थी वो क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। उत्कृष्ट पॉलिश और पत्थर की इस मूर्ति को देखो, ये बिहार के रामपुरबा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और उस समय की ये मूर्ति कला का एक नमूना है। और आप देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये मूर्ति कि उस समय भी कलाकारी काफी हाई लेवल की थी। चलिए अब हम बात करते हैं, जो दम की बात कर रहे हैं इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या है दम। दम की यहाँ पे बात की जा रही है। अशोक के दम में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित थे। दोस्तों जो अशोक थे वो बुद्ध से प्रभावित थे और वो ये चाहते थे कि
वो ये चाहते थे कि जैसे बच्चे जैसे फादर होता है अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, उसी प्रकार से वो अपनी प्रजा का पालन पोषण करना चाहते थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उसने संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इसमें से कई बार टकराव पैदा हो जाता था, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने दम मात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की और जो जगह जगह पर जाकर दम की शिक्षा देते थे। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, जो अशोक थे वो बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो गए थे और वो सभी धर्मों को मानना चाहते थे, लेकिन कुछ एक धर्म ऐसे भी थे जिनके बीच में लोगों के बीच में आपस में टकराव हो जाते थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे और लोग क्या करते थे, जानवरों की बलि देते थे। दास जो नौकर वगैरह होते थे उनके साथ अच्छे बिहेव नहीं करते थे। तो इनके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच में भी लड़ाई झगड़े होते थे। तो फिर अशोक ने सोचा कि ये जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इनका समाधान मुझे करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने दम जो महापात्र नाम के अधिकारी थे उनकी नियुक्ति की। इसके अतिरिक्त अशोक ने संदेश के स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अशोक ने क्या किया, जो अच्छे अच्छे मैसेज थे, जो अच्छी अच्छी शिक्षा एजुकेशन थी, वो उन्होंने शिलाओं के रूप में, स्तंभों के रूप में खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते हैं। दोस्तों जो अनपढ़ लोग थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, तो अशोक ने ऐसा ऑर्डर दे दिया था कि उन लोगों को जो भी हमारी एजुकेशन है या जो भी हमारे मैसेज हैं वो उन लोगों तक पढ़ाया जाए, उनको सुनाया जाए। अशोक ने दम के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। ये कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि अशोक ने श्रीलंका में कौन से दूत भेजे थे। तो दोस्तों एक तो थे महिंद्रा और एक थे संघमित्रा, ठीक है, ये दो थे जिनको श्रीलंका में दम का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। पृष्ठ 76-77 पर दिए गए मानचित्र 6 में इन क्षेत्रों को पहचानने का प्रयास कीजिए। उन्होंने सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा का भी व्यवस्था की। दोस्तों अशोक जो थे उन्होंने बहुत सारी सड़कें बनाई, कुएं बनवाए, विश्राम गृह, रेस्ट हाउस बनाए और उसके साथ साथ जैसे आदमियों के लिए बनाए गए, मनुष्यों के लिए बनाए गए, उसी जैसे जानवरों के लिए भी उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह बनाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि उनका दिल जो था वो कितना ज़्यादा पिघल चुका था, वो कितने ज़्यादा अच्छे इंसान बन चुके थे। चलिए अब देखते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश, उन्होंने क्या मैसेज दिए। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं, वह तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अशोक ने सीधा मैसेज दे दिया है कि जो भी हमारे पास जैसे हम लोग कोई फेस्टिवल मनाते हैं या फिर कोई भी यज्ञ वगैरह करते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब विवाह होता है या कोई भी ऐसा ओकेजन करते हैं, तो वो इन्होंने ये बोल दिया कि इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब उनका मतलब क्या भी देखते हैं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो ज़्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है, वो दूसरे प्रकार की रीतियों की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी रीतियाँ, कि कौन सी चीज़ों को वो सपोर्ट करते थे, कौन सी चीज़ों को वो चाहते थे कि वो हो। ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। दोस्तों यहाँ पे सिंपल स्टेट वे में बात की है, जहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि वो ह्यूमैनिटी को, मानवता को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे। और मेरा भी ऐसे मानना है कि आप लोग अगर मंदिर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, मंदिर जाना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मंदिर जा रहे हैं और पाप कर्म कर रहे हैं, लोगों को दुखी कर रहे हैं, तो फिर मंदिर जाने का कोई फायदा नहीं रहता है। तो अशोक का भी यही मैसेज था कि लोग जो है वो अपने दासों के साथ, अपने नौकरों के साथ अच्छा बिहेव करे, बड़ों की रिस्पेक्ट करे और सभी जीवों पर दया करे। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे ही मार दें, ब्राह्मणों या फिर श्रमणों को दान दे। अपने दम की प्रशंसा और दूसरों के दम की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। और ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हमारा धर्म अच्छा है, आपका धर्म बुरा है। सभी धर्म बराबर हैं और मेरा भी ऐसा मानना है कि सभी धर्म जो है वो इंसान को सही मार्ग दिखाते हैं और मानवता की तरफ लेके जाते हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरों के धर्म की बुराई करता है तो ये वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। अगर दोस्तों कोई ऐसा करता है कि उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म जो है वो छोटा है, तो एक तरह से वो अपने धर्म की ही बुराई कर रहा है, क्योंकि वो फिर उस धर्म से काउंट किया जाएगा कि उस बंदे ने अपने धर्म को ज़्यादा अच्छा बताया और दूसरे धर्म को कम बताया। तो इसलिए सभी धर्मों को मानना चाहिए और सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इंडिया एक बहुत अच्छी खूबसूरत कंट्री है, यहाँ सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट दी जाती है, सभी धर्मों के लोग यहाँ बड़े प्यार से रहते हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए, इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए
उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मोपदेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये नेहरू जी ने बोला था। अशोक ने दम के विचारों को दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक है। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है, अभी आप देख पा रहे होंगे, ब्राह्मी लिपि की बात की थी। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ अक्षर और अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो ब्राह्मी लिपि है ये एक तरह से बेस माना गया है, ये भाषा जो है बेस मानी गई है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आरंभिक ब्राह्मी ऐसी है, देवनागरी में ऐसे और लिखा जाता है, बांग्ला में ऐसे लिखा जाता है, मलयालम में ऐसे लिखा जाता है, तमिल में ऐसे लिखा जाता है। तो ये था हमारे पास। अब बात करते हैं, और यहाँ से हमेशा ही प्रश्न बनता है और बहुत ही ज़्यादा। पहले मैं आपको दीवार दिखा देता हूँ। चीन की दीवार है ये, चीन की दीवार का मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये दोस्तों बहुत बड़ी है ये दीवार और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या है इसमें। मौर्य साम्राज्य के उभरने से पहले थोड़ा लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं 6400 किलोमीटर लंबी दीवार है ये। और ये भी ऐसे भी प्रश्न क्रिएट हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, तो वो है चीन की दीवार। और इसकी लंबाई कितनी है? 6400, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। ये पत्थर से बनी है और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को काम करना पड़ा होगा तभी बनी होगी इतनी लंबी दीवार। 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बनाए गए हैं। इस पर निगरानी भी रखी गई है। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? और ये जो दीवार बनाई गई थी इसका मेन उद्देश्य जो था, जो पशुपालक थे वो जानवरों से रक्षा करना चाहते थे। ठीक है, जो भी शायद वो फसल वगैरह लगाते हों या फिर कोई भी उनका ऐसा साधन हो जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो जानवर थे, वो शायद उनकी फसल खराब कर देते होंगे। तो इसलिए उन्होंने इस दीवार का निर्माण किया। तो आपने देखा है, इसे पढ़ा है। तो दोस्तों ये आज का हमारा चैप्टर था, लेकिन थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट शब्द भी आते हैं, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। और इसके बाद उपयोगी शब्द, साम्राज्य, राजधानी के बारे में पढ़ा, अधिकारी के बारे में पढ़ा, संदेशवाहक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, प्रांत के बारे में पढ़ा और दम के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ये डायग्राम्स दी गई कि जिन पे चीनी शासकों ने शासन किया है। तो ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं। ये पढ़ लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा बचा ये। और आज का हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे की बात, लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन कब हुआ? 2200। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर कई राज्यों का उदय हुआ। पश्चिम उत्तर में उत्तर भारत के कुछ गांवों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। और ये हिंद यवन शासनों का जो शासक रहा है, ये कब रहा है? ये मौर्य साम्राज्य के बाद रहा है। ठीक है, इनके बाद पश्चिम उत्तर तथा पश्चिम भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इन्होंने बताया कि मौर्य साम्राज्य के बाद कैसे कैसे शासन हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे हिंद यवन के सिक्के यहाँ पे बताए गए हैं। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्ष तक टिके रहे, जबकि कुछ शक शासकों की गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। अध्याय 10 में पढ़ेंगे इसके बारे में। शकों के बाद कुषाणों, जो कि लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम लोग कुषाणों के बारे में पढ़ोगे। और यहाँ पे कुषाण सिक्का बताया हुआ है दोस्तों। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक पुष्य मित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों के बाद कनब और कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो मौर्य सेना नायक थे, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। और फिर शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? कनब वंश आया। कनब वंश के बाद फिर गुप्त साम्राज्य आया। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें क्रम वगैरह बताया है। हमने देखा है कि पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिम भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2000
100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। दोस्तों जो सातवाहन शासन है वो 2100 साल पहले अस्तित्व में आया, और ये इसका जो शासन है वो कितने साल तक टिका रहा? 400 साल तक। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिम भारत में वाकाटक वंश की स्थापना हुई। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों और पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्य के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको आप लोग देख सकते हैं। हिस्ट्री का फुल क्रैश कोर्स मैंने डाला हुआ है। अगर आपके पास समय की कमी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस तरह से पढ़ना है, तो आप हिस्ट्री का फुल क्रैश कोर्स देख सकते हैं। उसमें 32 वीडियो बनी हुई है और पूरा कोर्स वहाँ पे बना हुआ है दोस्तों। उसमें एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है और आपकी वहाँ पे कोशिश की गई है कि आपके समय को बचाया जाए। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी अन्य राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उन सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनसे सामान्य स्त्री पुरुषों को महत्वपूर्ण योगदान था। इसमें कृषि का प्रसार हो, नए शहरों का विकास, उद्योग, व्यापार, प्रगति। दोस्तों जैसे जैसे शासन बढ़ता गया, जैसे जैसे ग्रोथ करते गए, उसमें चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, उनका भी योगदान रहा। चाहे वो कृषि का प्रसार हो या फिर शहरों का विकास हो, नए नए उद्योग, व्यापार, ट्रेड, सब कुछ उसमें प्रगति होने स्टार्ट होगी। व्यापारियों ने एक तरफ यहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तब बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वही पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुल गए। अब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रही थी, व्यापारी काम करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते होंगे। इसके साथ साथ क्या हुआ कि जो पश्चिम एशिया है या फिर पूर्वी अफ्रीका है या फिर साउथ पूर्वी एशिया है, उनके साथ रास्ते खुल गए, समुद्री मार्ग खुल गए, क्योंकि यहाँ से सामान वहाँ भेजा जाता होगा और वहाँ से सामान यहाँ आता होगा। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही साथ वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। दोस्तों जैसे जैसे आपको यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर मान लो एक जगह पे कुछ हो रहा है तो फिर वर्ल्ड में भी कुछ हो रहा होगा। तो ये एनसीईआरटी की किताबें ऐसी हैं, अगर इंडिया में कुछ हो रहा है तो उसके साथ वर्ल्ड में क्या हो रहा है साथ में कोरिलेट करके चलती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये सातवाहन के सिक्के हैं। तो दोस्तों ये आज का लेसन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत थी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।